एक बार ये सोचो कि पाकिस्तान जो है चाइना के पपेट की तरह काम करता है और जो चाइना बात बोलता है वही फॉलो करता रहता है। तो इससे आप देखोगे कि पाकिस्तान पे सीपैक का कर्ज बढ़ता जा रहा है, या अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी की बात करें तो वो हमेशा क्वेश्चन उठता है उस पर। और दूसरी तरफ इंडिया को सोचो। इंडिया एक तरफ तो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरी तरफ क्वाड का भी मेंबर है, और तीसरी तरफ हम रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं, जहाँ पे वर्ल्ड जो है रशिया को आइसोलेट कर रहा है, बट स्टिल रशिया इज़ ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ये ऐसे ही कर रहा है, या फिर हम लोगों में उतनी समझ नहीं है कि क्या किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करना है? तो आज हम इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि वो कौन से 5 प्रिंसिपल हैं जो इंडिया फॉलो करता है। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, ये बात है कि इंडिया किस तरीके से अपने सर्वाइवल स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल सी राजा मोहन के द्वारा लिखा गया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर लिखते रहता है। अब वो जो ये लिख रहे हैं, ये इस टाइम पे लिख रहे हैं जब वर्ल्ड में इतना ज़्यादा क्योस है ना? आप देखो कहीं पे रशिया यूक्रेन वॉर है, आप देखो कि अभी यूएसए इज़राइल और ईरान के साथ वॉर चल रहा है। आप देखो इधर मिडल ईस्ट क्राइसिस है, और साथ में अभी ट्रम्प का चाइना का दौरा है, वो भी न्यूज़ में होगा, आप लोगों ने देखा होगा। इन सब के बीच में इंडिया कौन से ऐसे 5 प्रिंसिपल हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वही सारी चीज़ें अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम लोग ये वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे, इसमें हम लोग एडिटोरियल्स डिस्कस किया करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेट करते हो। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी करेंगे, जो हमारे सिलेबस से कनेक्ट करते हो कि यार ये जो टॉपिक है ये मुझे कहाँ कहाँ पे यूज़ लेना है, ये कहाँ पे हेल्प कर सकता है। जैसे आज वाला टॉपिक है, तो ये आईआर में इंडिया और इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला पार्ट है, वो आप पेपर 3 में जो इंडियन पॉलिटी का पेपर होगा उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस, यूएस की हेजेमनी, मल्टीपोलैरिटी, ये सारे के सारे वर्ड्स आप देखोगे, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कि इंडिया का रोल क्या है ब्रिक्स, क्वाड में, G20 में, एससीओ में, एशियान में, I2U2 क्या है, कंटेम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके के एडिटोरियल अगर आपने पढ़े हैं तो आपके आंसर्स हमेशा बेटर होंगे, आपके पास वो कीवर्ड्स होंगे। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में कुछ कीवर्ड्स पे डिस्कस करेंगे, प्लस में आप लोगों को मेंस के क्वेश्चंस भी मैं लिखने के लिए दूंगा, जो आप लोग कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो। इवन चाहे आप पॉइंट्स भी लिख के भेज देना। ठीक है, तेज सिविल्स से आप लोग जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि तेज सिविल्स का अभी 2023 का 2024 का जो रिजल्ट है, 2 बैचेस के रिजल्ट आ चुके हैं। रैंक 10 जो इंस्पेक्टर राम सिंह गुजर तेज सिविल से जुड़े हुए थे, वो तेज सिविल्स के क्यूबिट जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, प्लस में जो मीन्स की टेस्ट सीरीज है उससे जुड़े हुए। ये हमारा लाइब्रेरी का प्रोग्राम था। राजस्थान में पहली लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ से इतने ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, मतलब एक लाइब्रेरी के प्रोग्राम से इतने ज़्यादा सिलेक्शन आपको कहीं भी देखने को मिले। और ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और ये हम प्राउडली बोलते भी हैं, क्योंकि ये हमने मेहनत से चीज़ें की है, ये बच्चों की मेहनत है भाई, टोटली। चलो अभी इस आर्टिकल के बारे में अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो है अपने पीएम साहब यूरोप के विजिट पे है ना, तो वो यूएई भी विजिट कर रहे हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ विजिट कर रहे हैं, ब्रिक्स का हम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया अफ्रीका का समिट भी होने वाला है। तो ये इतनी सारी चीज़ें अभी हैं, और इनके बीच में ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया को अभी फॉलो करने चाहिए, ताकि जो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहे, और हम स्ट्रेटजिक अलायंस बना सकें बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉरेन पॉलिसी में या इंडिया के डिप्लोमेसी में 5 प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं? तो पहला प्रिंसिपल जो है वो रेसिप्रोसिटी का है। रेसिप्रोसिटी को ऐसे देखो कि भाई ना, दोस्त होने चाहिए। दोस्ती करो आप सबसे, सिंपल है। जैसे आप क्लास में दोस्ती करते होगे, भाई आपका कोई दोस्त है आपकी क्लास में, अगर आप उसका साथ दोगे तो वो आपका साथ देगा, सिंपल है। जैसा करो, जो करो, है ना, वो अपने दोस्त उस वैसे ही दोस्त आपके साथ भी करते हैं।
तो ये सिंपल है ना। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी यूएई गए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई घूमने चले गए, या लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरे हमें तेल खरीदना है इसलिए गए, नहीं भाई, ये रेसिप्रोसिटी है, ये सिंपल बिजनेस नहीं है कि हाँ हमें सिर्फ बिजनेस करना है। आप सोचो, यूएई ने भी तो इंडिया की बहुत बार मदद की है जब भी क्राइसिस आया, जैसे जे वाले केस में यूएई हमेशा सपोर्ट करता रहा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अगर सपोर्ट करना है तो इंडिया को सपोर्ट किया है यूएई ने। जब भी हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की है किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो यूएई हमारे सपोर्ट में है। ऊपर से यूएई में 3.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जहाँ से रेमिटेंसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन हम लोग, हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी भी यूएई पे बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक हब का काम करता है यूएई हमारे लिए। तो इसलिए यूएई स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रेसिप्रोसिटी दिखानी पड़ेगी, है ना। तो ये एक प्रिंसिपल है हमारी इंडिया की डिप्लोमेसी का। तो सिंपल है, ये चीज़ हमें समझनी है कि क्या ये किस तरीके से हमारी पॉलिसी में या इंडिया की डिप्लोमेसी में काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूएई गए, ये पॉइंट यहाँ पे दिखा हुआ है। वैसे तो लेकिन बोला जाता है कि भाई फॉरेन पॉलिसी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, अगर पर्टिकुलरली इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करो। लेकिन सी राजा मोहन ने इसमें ये बात बोलते हैं कि जब भी डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भाई शेयर्ड सिक्योरिटी स्टेक पे हो तब दोस्ती निभानी पड़ती है, और इंडिया ने यूएई के साथ यही किया है। तो कभी भी जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेक पे आएंगे तो ठीक है, हमें दोस्ती निभानी पड़ती है, और ये चीज़ आपने इस आर्टिकल में पढ़ी होगी। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि भाई खाली सिर्फ एक दोस्त मत बनाओ, सबके साथ दोस्ती करो, सबके साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे हमें इस दोस्त के साथ रहना है, हम इस टाइम पे हमें इस मतलब कोई हम एक फेवरेट दोस्त नहीं बनाएंगे। जैसे नाम के टाइम पे किया नेहरू जी ने ना, नाम के टाइम पे बिल्कुल क्लियर था कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने अलग से ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, ना हम रशिया या सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सिंपली क्या कि अब हम सबको दोस्त बना रहे हैं। अब ये सेम केस आपको यूरोप वाली चीज़ में दिखेगा, है ना। यूरोप को लेके ज़्यादा, यूरोप ने इंडिया को कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब गेम टोटली पलट गया है। अब देखो हमने एफटीए साइन किया है ना, यूरोप के साथ देखोगे, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, इटली, इन कंट्रीज़ में विजिट कर रहे हैं। नोडेक समिट अटेंड किया गया ओस्लो में। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है ना। यूरोप क्या देता है भाई इंडिया को, है ना। इंडिया की आप सोचो कि एक्सपोर्ट मार्केट इतनी बड़ी है, कैपिटल देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की, है ना, तो आप देखोगे हमें 2070 में नेट ज़ीरो बनाना है इंडिया को। तो इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी में पार्टनरशिप करनी पड़ेंगी, जैसे जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, क्योंकि वो एक्सपर्ट, उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। इसलिए हमें क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमें और दोस्त बनाने हैं जिनके साथ हम स्ट्रेटजिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकें। जैसे इंडिया अभी यूएई को या यूरोप को जो है अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर देख रहा है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि परमानेंट किसी की तरफ मत रहो, ना किसी के खिलाफ रहो, अपना फायदा देखो। सिंपल भाई, एक चालाक खिलाड़ी की तरह आपको काम करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैंने तो भाई इसका साथ दे दिया तो मैं इसके साथ ही रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना तो हम किसी के खिलाफ हैं और ना हम किसी की तरफ हैं, ठीक है। हमारा जो फायदा पहले होगा हम वो देखेंगे। जैसे अभी देखते हैं, जैसे ट्रम्प जो है अभी चाइना जा रहे हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों का वॉर, जो ट्रेड वॉर चला है उसमें क्या, हमें अपने बेनिफिट देखना है। अभी देख रही होगी दुनिया की यूएस चाइना राइवलरी का क्या होगा। लेकिन भाई हमारे लिए तो ब्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए क्वाड भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये सोचती हैं कि ये तो चाइना का गेम है, ये ईस्ट की पार्टी है ना। सेम ऐसे ही क्वाड के लिए चाइना सोचता है कि ये चाइना को घेरने के लिए है, ये वेस्टर्न ब्लॉक है। लेकिन इंडिया को तो दोनों चाहिए भाई, क्योंकि इंडिया की जो अप्रोच है वो प्रेगमेटिक है। ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजिकली हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, हम प्रेगमेटिक हैं इस चीज़ में। हमें ब्रिक्स में इंडिया इसलिए है क्योंकि भाई
इकोनॉमिक सिस्टम है अपने आप में एक तरीके का, ये ग्लोबल साउथ लीडरशिप है, ये वॉइस है डेवलपिंग नेशंस की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड में इंडिया इसलिए है क्योंकि भाई इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी है इन कंट्रीज़ के साथ, और मैरीटाइम जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है। तो दोनों से अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही को फॉलो करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और रेसिप्रोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन मतलब कि आप अपने आप को ना कन्फाइन मत करो कि हम तो बस ये हमने एक दायरा सीमित कर लिया, नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली करेंगे। जैसे अफ्रीका जो है वो अपने आप में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है, तो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इंप्रूव करेंगे अफ्रीका के साथ। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं, यंग पॉपुलेशन है वहाँ की, जो हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। ओके, आप सोचो कि ये 54 कंट्रीज जो हैं, कहीं पे भी जब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे अगर बात होगी, तो अगर हम इनका सपोर्ट ले लेते हैं तो इंडिया का जो से है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अफ्रीका से ये हमें मिल सकता है। अभी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ 2023 में, थर्ड एडिशन था जो न्यू दिल्ली में कराया गया ना, 54 नेशंस के जो लीडर्स थे वो एक साथ आए, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा मल्टीलेटरल इवेंट था ये। भाई इंडिया क्या देना चाहता है अफ्रीका को, आप देखो तो हम लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज क्या है, आप सोचो जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास भाई और भी ऑप्शन है, जैसे चाइना, यूएसए, यूरोप, ये भी तो कंट्रीज हैं जो अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और इंडिया का एक लैक पॉइंट ये है कि भाई इंडिया जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाता टाइम पे, तो इंडिया के पास इस चीज़ को इम्प्रूव करने का अभी टाइम है, और इंडिया को ये चीज़ करनी चाहिए इससे पहले कि, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो वो वहाँ पे भी एक्सपेंड करना चाहते हैं अफ्रीका में, या यूएसए का जो लोबितो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। तो इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिकली खुद को एक्सपेंड करना है, और अफ्रीका अपने आप में एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जो 2050 तक जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आता है डोमेस्टिक रेन्यूअल। डोमेस्टिक रेन्यूअल क्या है कि भाई सबसे पहले तो ना अपने खुद को देखना चाहिए, और अपने घर में हमें स्ट्रॉन्ग होना है। घर में स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम लोग बाहर डिप्लोमेसी कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, गवर्नेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स सिटीजन्स के द्वारा फेस की जाती हैं वो सोल्व हों, है ना। क्योंकि डिप्लोमेसी तो तभी, भाई तुम्हारी बात तो तभी सुनेगा ना जब आप घर में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। आप चाहे कितने भी सबमिट कर लो, कितनी एमओयू साइन कर लो, कितना डिप्लोमेट को घुमा लो किसी भी कंट्री में, लेकिन जब आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो गए तभी आपकी बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से सुनी जाएगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल है, यूएसएसआर था भाई। यूएसएसआर 1991 में क्यों टूट गया, क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि इंटरनली बहुत वीक हो गया था, इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की गई, है ना, सिस्टम जो था वहाँ का करप्ट हो गया। और भाई यूएस की अगर बात करें पर्टिकुलरली, यूएस आज भी पावरफुल क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत एक्सपेंड किया। सिलिकॉन वैली मतलब भाई अपने आप में ही इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिजर्व है वो, है ना। डॉलर को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। तो ये जब आप देखते हो कि हाँ खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं इसमें भी। और वो क्या चैलेंज है, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको सबको पता है, करप्शन, है ना। दूसरी चीज़ कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हम अभी उतने सहज नहीं है कि हाँ टेक्नोलॉजी को हर एक चीज़ में अडॉप्ट कर लिया जाए। ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल कंफर्ट है स्टेटस के साथ, वो चेंज करना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि हाँ वोट बैंक किस तरीके से आएगा, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों से हमें वोट मिल जाएगा। तो हम लोग हार्ड रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं ना, तो उनसे डरते हैं कि यार ये रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, इससे जनता नाराज होगी, तो हमारा जो वोट बैंक है ना वो चला जाएगा, तो उठाते ही हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इनमें जो पेस देखोगे आप बहुत स्लो है भाई, है ना। जिस स्पीड से चाइना, यूएसए, या मैं यूरोप की बात करूँ, ये कंट्रीज या ये
ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उस स्पीड से इंडिया को भी काम करना पड़ेगा। बट ठीक है, कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। पॉजिटिव साइंस क्या है कि जैसे आप देखोगे यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया गया है एज ए पेमेंट सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब 10 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे यूपीआई को एज ए डिजिटल पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ना, वो चल रही है। इसरो की अगर बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग बहुत आगे हैं उसमें, है ना। आप देखते हो गए आए दिन इसरो कोई ना कोई सैटेलाइट या कोई ना कोई मिशन लॉन्च कर रहा होता है, दूसरी कंट्रीज भी चाहती हैं कि हम लोग इंडिया में जाके मिशन लॉन्च करें। तो ये चीज़ें हैं, ये 5 प्रिंसिपल हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं या एडिटोरियल में आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। 3.5 मिलियंस इंडियंस हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और उन्हीं से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज वहाँ से आता है। क्वाड के बारे में आपको पता है कि यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, तो ये इंडिया ने साइन कर लिया। ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स एक्सपेंड हो गया है, आपको पता है कौन कौन से मेंबर्स थे पहले। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, 1.4 बिलियन पीपल हैं। लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम इनमें रिच है, तो ये अपने आप में ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, ओके, ये इंडिया ने कंडक्ट कराया था। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, वो जैसे मल्टीपोलैरिटी क्या होती है, कि भाई बहुत सारे जो पावरफुल नेशन है वो एक साथ एग्जिस्ट करें। जैसे अभी यूएसए, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, हाँ, सब लोग पहले तो 2 ही ग्रुप माने जाते थे कि यूएसए और यूएसएसआर 2 ही ग्रुप हैं। फिर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, है ना, इंडिया डज नॉट परमानेंटली ज्वाइन एनी ब्लॉक, डिसीजन बेस्ड ऑन इंडियाज ओन इंटरेस्ट ओनली। मतलब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सिंपल, भाई मेरा फायदा कहाँ पे है, मेरे को वो देखना है। ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे समझे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ, है ना, वो चीज़ अलग है। फिर हेजिमनी वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यूएस की हेजिमनी हमारे सिलेबस में मेंशन की गई कि किस तरीके से यूएसए जो है अपनी हेजिमनी को प्रूव करने में लगा रहता था, ओके। डायस्पोरा डिप्लोमेसी आपको पता होना चाहिए कि 40+ मिलियन इंडियंस जो है वो अब्रॉड रहते हैं, वो एज ए सॉफ्ट पावर भी एक्ट करता है एक नेशन को दूसरे नेशन से कनेक्ट करने के लिए। फिर ग्रीन डिप्लोमेसी आपको पता है कि जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कोप समिट्स हैं, इंडिया कंडक्ट करता है ताकि इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाई जा सके, ग्रीन एनर्जी पे काम किया जा सके, ग्रीन डिप्लोमेसी पे काम किया जा सके, अगर क्लाइमेट चेंज से फाइट करनी है तो। फिर आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोगों को लिखने हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, इवन चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना, आप पॉइंट्स में ही इसको बता देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर क्रिटिकली एग्जामिन द 5 प्रिंसिपल इंडिया that should guide India's foreign policy. How do strategic flexibility, domestic renewal complement each other? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग लिख के भेज देना। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया साइमल्टेनियस एंगेजमेंट विद कंपीटिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रिक्स एंड क्वाड रिफ्लेक्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। Discuss with relevant examples how India balances its national interest amid great power rivalry. तो जो ब्रिक्स और क्वाड की अपने आप में एक राइवलरी है, या यूएसए और चाइना की राइवलरी है, तो उसमें किस तरीके से इंडिया बैलेंस करेगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है, वो प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको लिखना है। पहले क्वेश्चन में आपको स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताना है, डोमेस्टिक रेन्यूएबल कॉम्प्लीमेंट कैसे करती है एक दूसरे को, इंडिया के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं डिप्लोमेसी के वो क्या है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो, लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते चले जाओगे। तो इस तरीके की वीडियोस हम आप लोगों के साथ लेके आते रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए आप लोग तेज सिविल से, क्योंकि तेज सिविल्स इज इक्वल टू ट्रस्ट, क्वालिटी एंड जस्टिस। यहाँ पे कभी भी आपको लाखों की फीस नहीं प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर और वीडियो चाहिए तो भी आप बताना।